हेलो फ्रेंड, आप सबको स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को शुरू से नहीं देखें तो वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 8वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले आपको 7 वीडियो लेक्चर दे दिया गया। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका SSC, BPSC, UPSC सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और पूछा जाता है। अगर आप लोग यकीन नहीं है तो आप लोग वीडियो को शुरू से एकदम जो भी शुरू से है अंत तक देखिए। वीडियो को आप लोग यकीन हो जाएगा। जो भी मतलब यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूब पे जो पढ़ाया जाता है, आप लोग सिंपल पढ़ दिया जाए अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, आपको आंसर बता दिया यहाँ। लेकिन विथ विश्लेषण के साथ आपको आंसर बताया जाता है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को पास से अधिक शेयर कर दें। जितने भी आपके सारे दोस्त हैं या मित्र हैं, अभी सभी अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। इसमें आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी जो शासन का जो प्रभाव था किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। आपको बताना है आर्थिक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आर्थिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मनोवैज्ञानिक। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखिए, जो धार्मिक था, धार्मिक प्रभाव पड़ा था, मतलब जैसे मनोविज्ञान, राजनीति सही पे प्रभाव पड़ा था। लेकिन इसमें से आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो वो था आर्थिक। आर्थिक मतलब था जैसे में हो गया आपका आर्थिक, उसमें क्या किया जाता था, दोहन किया जाता था। जैसे में जमींदार हो गए, जो मजदूर किसान, इससे अगर किया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा अर्थव्यवस्था का होगा, गिरेगा। तो उसमें सबसे ज्यादा जो पड़ा था प्रभाव वो क्या था, आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और सूची 2 में दिया गया है विशेषता। तो आपको इसको सुमिलित करना है। उपनिवेश का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई ए एक राष्ट्र है, मतलब जैसे कंट्री है, और कोई मान लीजिए बी है। ए है जो आपका ताकतवर कंट्री है, मतलब ताकतवर, ए आपका कमजोर है। इसका जो अधिकार इस पर है वही क्या हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, मतलब उपनिवेश हो गया। इसका ये उपनिवेश है, मतलब जो बी है ए का उपनिवेश है। मतलब बी पे ए का अधिकार, जो ताकतवर, मतलब जो ताकतवर कंट्री है उसका अधिकार किस पे, कमजोर पे, मतलब जो बी है उस पे अधिकार। जैसे हमारा पे भारत पे क्या था, हमारा जो भारत था उपनिवेश था ब्रिटिश शासक का। कब, मतलब जिसमें था वो जो ब्रिटिश का जो शासन था चलता था हमारा भारत। उसी तरह से जिसमें कोई कमजोर है व्यक्ति, मतलब उस पर, मतलब जो ताकतवर व्यक्ति उसका मतलब अधिकार, वही क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और विशेषता। तो ए में दिया गया वाणिज्यिक चरण 1757 से लेकर 1813 तक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया औद्योगिक चरण जो 1813 से लेकर 1807 तक चला। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वित्तीय पूंजीवाद जो 1860 से लेकर 1947 तक चला। आपको बताना है ऑप्शन इधर ए में दिया गया 1 में दिया गया ए का आधिपत्य व्यापार का प्रत्यक्ष विनियोग का काल, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया मुक्त व्यापार का काल, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो आपको बताना जो चला था वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय पूंजीवाद, वो किसका मतलब था। तो इसमें जो आपका होगा, जो वाणिज्यिक जो चरण चला था वो आपका 1757 से लेकर 1813 तक, जो एकाधिपत्य व्यापार एवं प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 1 नंबर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है औद्योगिक चरण 1813 से लेकर 60 तक, जो ए चला था आपका मुक्त व्यापार का काल था। इसमें क्या था, मतलब मुक्त व्यापार आप कर सकते हैं कहीं भी, मतलब मुक्त है आप व्यापार करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का 2 नंबर। ऑप्शन सी में दिया गया वित्तीय पूंजीवाद 1860 से लेकर 1947 तक। 1860 से लेकर 19, ये जो था ये ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था, मतलब ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। ये आपका हो जाएगा सी का 3 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 3, सी का 3 नंबर। इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। आपसे पूछ रहा जो भारत में अंग्रेजी की लूट जो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बक्सर के युद्ध के पश्चात,
और सी में दिया गया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, और सी में दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो आपको बताना है जो भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो आपको मालूम होगा कि जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो अब कब हुआ था, 1757 में। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें से सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, विजय हुआ था, मतलब जीत गया था। उस समय से जो बंगाल जो अंग्रेज लोग थे और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। आपसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के क्या बनाया गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो जो प्लासी के युद्ध के पश्चात से ही क्या कर दिया गया था, महत्वपूर्ण मतलब उसमें से लूटपाट शुरू हो गया था अंग्रेज को। तो इसमें से पूछा भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। कहाँ हुआ था, प्लासी नामक स्थान पे, जो आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, 1757 में। और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। अगर ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो बी हो जाएगा जो बक्सर का युद्ध होता है, ये आपका हो जाएगा 1764 में। कब हो जाएगा, 1764 में। जो अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। ये कहाँ हुआ था, बक्सर नामक स्थान पे, जो आपका पड़ता है बिहार में। अगर इसमें ऑप्शन नंबर सी में कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, तो जो कंपनी को जो था भारत में व्यापार करने का जो अनुमति मिला था वो आपका हो जाएगा 1600 में। कब मिला था, 1600 में। जो महारानी थी, कहाँ महारानी थी वहाँ की, जो कब दिया, 1600 महारानी विक्टोरिया जो थी, जो कब दिया थी इसको व्यापार करने के 15 वर्षों के लिए मतलब मिला था अनुमति। 1600 ईस्वी मिला था इसको, कब कितना वर्षों के लिए मिला था, 15 वर्षों के लिए। जो 15 वर्षों के लिए मिला था, जो महारानी जो थी विक्टोरिया जो दी थी, उसके बाद 15 वर्षों के लिए तो मिला था पूर्वी, मतलब जो भारत में व्यापार करने के लिए पूर्वी एशिया में। लेकिन उसके बाद जो हुआ था 15 वर्षों के बाद इसे अनियमित मतलब अनिश्चित काल के लिए मतलब कर दिया गया था लागू। कौन किया था, तो आपका हो जाएगा जेम्स। जो आपका जेम्स जो प्रथम था उसी ने क्या कर दिया था, इसको 15 वर्षों के बाद से फिर अनिश्चित काल के लिए इसे लागू कर दिया था, मतलब व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी में 1813 का चार्टर एक्ट। तो आपसे पूछता है 1813 का जो चार्टर एक्ट होता था वो हर 20 वर्षों के बाद आता था चार्टर एक्ट। जो प्रथम आया था वो 1793 में आया था, उसके बाद 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद 1853, मतलब हर 20 वर्षों के बाद आता है। ये जितने भी चार्टर एक्ट है सभी इंपॉर्टेंट है। आपको ये जब वीडियो लेकर मतलब आपको डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको उसमें बताया जाएगा कि 1813 के चार्टर में क्या क्या मतलब नियम थे, जो भी मतलब था उसको आपको बताया जाएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी की युद्ध के पश्चात। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। आपको बताना है जो कौन सा भू राजस्व व्यवस्था है जिसको अपनाया नहीं गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया महलवाड़ी व्यवस्था, और डी में दिया गया दहसाला व्यवस्था। तो आपको बताना है कि कौन सा जो भू राजस्व व्यवस्था था, जो भू राजस्व मतलब कर वसूलने का जो व्यवस्था था, वो कौन सा जो लागू अपनाया नहीं गया था, कहाँ, भारत में, ब्रिटिश काल के भारत में मतलब अपनाया नहीं गया था। तो आपको बताना है। तो जो अस्थायी बंदोबस्त था कब लगा था, जो अस्थायी बंदोबस्त था ये आपका होला कर्नवालिस, जो कर्नवालिस से इसको कब लगाया था, 1793 में। और रैयतवाड़ी था ये हेक्टर मुनरो, कौन लगाया था, हेक्टर मुनरो कब लगाया था, तो आपका हो जाएगा 1820 में। अगर हम महलवाड़ी की व्यवस्था करें तो होल्ड मैकांजे, कौन था, होल्ड मैकिंजे या मैकांजे बोल सकते हैं आप लोग इसको, होल्ड मैकांजे। जो होल्ड मैकांजे था इसको लगाया था 1822 में। कब लगाया था, अनौपचारिक रूप से 1822 में, मतलब इसे लगा कर दिया था। तो होल्ड महलवाड़ी कहने का मतलब जो गांव का जो पहले था ना उसको महल कहते थे, इसलिए इसको महलवाड़ी नाम दे दिया गया था, मतलब गांव में लगाया गया था। जैसे हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पंजाब में, मतलब इसको लगाया गया था महलवाड़ी व्यवस्था को। तो इसमें से ये तीनों लगाए गए थे। और ये जो आपका डी नंबर हो जाएगा दहसाला व्यवस्था, आपको नहीं लगाया गया था, अपनाया गया था मतलब। तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, दहसाला व्यवस्था। आपसे पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस ने। कब लागू किया, 1799। अगर आपसे पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया, हेक्टर मुनरो, कब लागू किया था, 1820 में।
आप इसे रा, इसमें आप देखिएगा ध्यान से, इसका जो शुरू का रा मुंडो का लास्ट का रा से रैयत बड़ी मुंह से मुंड्रो हो जाएगा, मतलब इसका लास्ट वाला रा, आप इसे ऐसे भी मिला सकते हैं। अगर इसमें आप महालबाड़ी में ध्यान से देखें, माँ से महालबाड़ी और माँ से मैकांजे, मतलब माँ से महालबाड़ी और माँ से मैकांजे, आप ऐसे याद को रिलेट करके मतलब आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहसाला व्यवस्था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? आपको बताना जो भारत में रेल लाइन किसने बिछवाई थी। तो आपको मालूम हुआ कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल लाइन मतलब चालू आए गए थे। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। जो लॉर्ड डलहौजी का जो आपका कार्यकाल हो जाएगा 1848 से लेकर 1856 तक। अगर आपसे पूछेगा 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार रेल कहाँ से कहाँ चले, तो आपको हो जाएगा मुंबई से थाने, दोनों के बीच में अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आपको हो जाएगा 34 किलोमीटर। इसमें से पूछा भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने बिछवाई थी पूछ रहा है इसमें से। अगर बिछवाई थी तो आपका हो जाएगा रोजर स्मिथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, जो इसका आंसर होगा भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित किसने बिछवाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगर आपसे पूछे द्वैत शासन किसने समाप्त करवा दिया था, तो आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। जो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था ये आपका 1772 से लेकर 85 तक, 1772 से लेकर 85 तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे ही आपको जो भी मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। हम फालतू को नहीं चाहते आपके माइंड को मतलब भरा जाए, जितना आप याद रखें उतना भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगर इसमें से आप एक पॉइंट और याद रखते हैं, वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल में जो वारेन हेस्टिंग का जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो जो 1780 से 84 तक जो चला था, 1782 में किसका मृत्यु हुआ? हैदर अली का मृत्यु हुआ। टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे, टीपू सुल्तान के हैदर अली, उनका मृत्यु हो जाता 1782 में जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो आपसे याद रख पूछिएगा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो आपका राइट आंसर हो जाए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलिए, इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने, दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम बार जो किए थे संपत्ति जो मतलब आकलन किए थे, जो गणना किए थे, कितना किए थे? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपको महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु जी थे कौन थे? एमजी रनाडे। कौन थे? एमजी रनाडे। अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो जी लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुआ था कब था? जो 1828 में साइमन कमीशन आया था उसी समय में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, तो जो लग जाता है चोट, जिसके कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? आपको बताना है जो वर्ष 1853 ईस्वी, तो आपको मालूम हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में रेल लाइन बिछाया था। कहाँ से कहाँ? कोलकाता से आगरा। कोलकाता से आगरा। तो आपसे पूछ रहे वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुंबई से थाने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कोलकाता से मद्रास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बम्बई से आगरा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कोलकाता से आगरा। तो आपको बताना है कहाँ से कहाँ शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से आगरा। अगर डलहौजी के हम लोग कार्यकाल का बात करें तो आपका हो जाएगा 1848 से
1856 तक। और डलहौजी के समय में ही प्रथम ट्रेन मतलब चलाया गया था। कहाँ से कहाँ? तो आपका हो जाएगा मुंबई से थाने, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। जो दूरी था दोनों के बीच में 34 किलोमीटर था। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से आगरा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? आपसे पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन ए में दिया गया बटाईदार, बटाईदार नहीं जिसमें गांव में चलता, बटाईदार मतलब बांटने वाला जो होता है आपने। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया किसान। ऑप्शन नंबर सी में दिया जमींदार। ऑप्शन नंबर डी में दिया कृषि मजदूर। तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जमींदार। जमींदार जो थे सबसे ज्यादा क्या करते? वसूली करते थे। अगर किसान वसूली करते या कि मजदूर, तो हम जो अर्थव्यवस्था था वो क्या होता? ज्यादा अर्थव्यवस्था हमारा प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। इसमें जो जमींदार का सबसे ज्यादा फायदा होता था, जितना भी मतलब व्यवस्था लागू किया था भू राजस्व व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमींदार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सूरत। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बम्बई। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अहमदाबाद। और ऑप्शन डी में दिया गया कोयम्बटूर। तो जो पहला जो सूती वस्त्र मिल था जो 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ? कोलकाता में। तो जो अगर लेकिन इसमें से जो ई जो स्थापित किया गया था ये असफल हो गया था। उसके बाद फिर से 1851 में मुंबई में स्थापित किया जाता है, ये भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। उसके बाद से फिर से आपका हो जाएगा मुंबई में ही 1854 में स्थापित किया जाता है जो सफल रहता है। तो इसमें से अगर पूछता सिर्फ अगर कोलकाता ऑप्शन आता तो हम लोग कोलकाता मार दे इसमें, लेकिन कोलकाता ऑप्शन में नहीं। इसमें पूछा भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया, तो कोलकाता रहता तो आंसर यहाँ कोलकाता हो जाता, क्योंकि 1818 में पहला जो मिल स्थापित कोलकाता में स्थापित किया गया था। उसके बाद 51 में कहाँ किया गया था? मुंबई में, वो भी असफल रहा। उसके बाद 1854 में किया गया, वो सफल रहा। लेकिन यहाँ असफल और सफल के बाद यहाँ नहीं किया, इसलिए मेंशन मतलब नहीं किया प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई, क्योंकि कोलकाता ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? आपको बताना है कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, मतलब उसके मतलब अथी में था, मतलब हित में था जो व्यवस्था जो था, मतलब जो लागू किया गया था। कितने व्यवस्था? 3 गो व्यवस्था लागू किया गया था, जो बताना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मद्रास प्रांत की रैयतबाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया संयुक्त प्रांत की मलगुजारी भू व्यवस्था। तो आपको बताना जो कौन सा व्यवस्था था जो कृषकों के मतलब हित के मतलब हित में था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मद्रास प्रांत को रैयतबाड़ी व्यवस्था। तो जो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था, किसने लागू किया था? 1820 में किसने लागू किया था? तो 1820 में जो लागू किया था वो आपका हो जाएगा हेक्टर मुनरो। देखिए राज्य से रैयतबाड़ी और जो मोनरो का लास्ट वाला वो आपको दोनों मैच कर रहा था। आप इसे कोरिलेट करके मतलब याद रहा, राज्य से रैयतबाड़ी और मोनरो दोनों में रह मिल रहा। तो इसका हो जाएगा 1820 में हेक्टर मुनरो। किसने लागू किया था? हेक्टर मुनरो। तो आपका जो इसका इस समय जो कार्यकाल था 1813 से लेकर 23 तक किसका कार्यकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था। एक वारेन हेस्टिंग थे, एक लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1813 से लेकर 1823 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रांत की रैयतबाड़ी भू व्यवस्था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम लोग इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जिसको परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था, जिसको क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थायी, मतलब अस्थायी मतलब क्या? अस्थायी रूप से, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था। तो आपको बताना है, तो आपको अभी तुरंत बताइए जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1793 में। कब लागू किया था? 1793। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था ये आपका 1785 से लेकर 93 तक, 1785 से लेकर 93 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अगर वारन हेस्टिंग का बात करें तो ये आपका बंगाल का हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। जो वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था ये आपका 1772 से लेकर 85 तक। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव था कहा था बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से बनाया गया था। अगर लॉर्ड वेलेस्ली का जो बात करें तो यह जो था सहायक संधि लागू किया था, जो इसका कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 तक, 1798 से लेकर 1805 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट कब मतलब लागू किया? किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया? 1793। आपको तुरंत बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी अभी आपको पिछले जो प्रश्न था उसमें अभी बताए कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू किया था कौन लागू किया था? राष्ट्र रैयतवाड़ी और मुनरो, मुनरो में रा भी मिलर लास्ट वाला, तो मुनरो कब लागू करता है? 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था, हेक्टर मुनरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1820 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो माँ से महालवाड़ी और माँ से मैकांजे। जो महालवाड़ी था वो किसने लागू किया था? मैकांजे। मैं किंजे भी बोल सकता, अभी मैं किंजे या मैं केंजे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप इसे सिंपल याद रख सकते हैं, मैं केंजे या मैं कांजे या मैं केंजे, आप याद रखिएगा मैं केंजे। तो पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 में। 1820 में कौन सा व्यवस्था लागू किया गया था? रैयतवाड़ी। किसने लागू किया था? हेक्टर मुनरो। और लेकिन इसमें पूछा महालवाड़ी, तो महालवाड़ी हो जाएगा होल्ड मैकांजे, 1822 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं। आपको बताना है जो अस्थाई बंदोबस्त लागू था। अस्थाई बंदोबस्त आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि कब लागू किया गया था, किसने लागू किया था। तो जो लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया? 1793 में। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था 1785 से लेकर 1793 तक, मतलब लास्ट समय में इसे लागू करके जाता है, मतलब लागू करके जाता है 1793 में, मतलब अस्थाई बंदोबस्त लागू करके, मतलब जाते जाते लागू कर देता। परमानेंट सेटलमेंट, इसमें आपको बताना कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया मद्रास के उत्तरी जिले, ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया बनारस। तो आपको बताना कि कौन कौन क्षेत्र में लागू थे व्यवस्था जो था अस्थाई बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सभी जितने भी दिए गए सभी क्षेत्र में लागू थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिहार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया असम। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया है 2005 में। तो आपको बताना है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कारीगरों की अनुपलब्धता, मतलब उपलब्ध नहीं। तो इसको आपको बताना है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। तटकर का मतलब होता है जो समुद्री मार्ग के द्वारा निर्यात या आयात, जो समुद्री मार्ग जो रास्ता होता है, जो समुद्री मार्ग उसके द्वारा निर्यात या आयात करने वाले वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स या कर,
उसी को हम लोग बोलते हैं तटकर। तटकर का मतलब क्या होता है? जो समुद्री मार्ग के द्वारा निर्यात या आयात करने वाले वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स या कर को क्या बोलते हैं? तटकर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ये भी बीपीएससी में पूछा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपका इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दीनबंधु मित्र, और सी में दिया गया सत्येंद्र चंद्र चटर्जी, और डी में दिया गया रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र। हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो ये जो कौन लिखे थे भारत के राष्ट्रीय गीत, कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो जो ये लिखे थे भारत का राष्ट्रीय गान, जो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, शहीद का नोबेल पुरस्कार मिलता है। एशिया के प्रथम व्यक्ति, आपसे पूछता है एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। कब दिया गया था? 1913। अरे टैगोर है जो इंग्लिश वर्ड है, जो ठाकुर है जो हिंदी वर्ड है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। अब टैगोर भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, मतलब कहाँ लगाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चिकमंगलूर जनपद में। जनपद का मतलब है, आप इसे अंग्रेजी देखिएगा तो अंग्रेजी में मतलब ट्रांसलेट करते, इसका अंग्रेजी कहने का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट या कंट्री होता है। डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं या कंट्री भी बोल सकते हैं। तो चिकमंगलूर जनपद में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कुर्ग जनपद में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नीलगिरी जनपद में, और डी में दिया गया वायनाड जनपद में। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा, जो कहवा था बागान लगाए गए थे, मतलब कहाँ लगाए थे सर्वप्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायनाड जनपद में। कहाँ? वायनाड जनपद में। जो आपका हो जाएगा कुर्ग, कुर्ग जो हो जाएगा आपका कर्नाटक में पड़ता है। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायनाड जनपद। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी जो शासन के दौरान भारत का आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एम.एन. राय, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राम मनोहर लोहिया। तो आर्थिक दोहन का जो विचार किसने प्रदान किए थे? इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया लॉर्ड डफरिन। जो प्रथम जनगणना हुआ था ये आपको हो जाएगा 1871 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया लॉर्ड लिटन के, और ऑप्शन नंबर सी में दिया लॉर्ड मेयो, और ऑप्शन नंबर डी में दिया लॉर्ड रिपन के। तो आपको बताना है किसके कार्यकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो। जो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था ये आपका 1769 से लेकर 71 तक। तो जो 1771 में जनगणना होता प्रथम नियमित, फिर और जो 1700 जो हो सॉरी आपका ये 1869 से 71 तक, 1869 से 71 तक ये जो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल रहता है 1869 से 71 तक। जो 1871 में प्रथम जनगणना होता है, जो प्रथम जनगणना होता है 1871 में, और जो नियमित जनगणना होता है जो अभी 10 वर्षों पे मतलब होता है, हर वर्ष मतलब 10 वर्षों पे 10 वर्षों के बाद होता है। तो जो वो कराया था, कौन कराया था? रिपन कराया था। जो रिपन कराया था वो 1881 में। कब कराया था? 1881 में। जो रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से लेकर 84 तक, और डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 88 तक। इसी के कार्यकाल में कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में। अगर हम लोग बात करें लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था कब था? 76 से लेकर 80 तक। जो 76 जो योग जो रहता है सिविल सेवा परीक्षा का जो रहता है जो एज 19 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर देता है। फिर से लॉर्ड रिपन जो आता है उसको 19 से फिर 21 कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड रिपन आप याद रखते हैं, जो वर्नाक्यूलर एक्ट था उसको कौन समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो आपको बताना है अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन में सी में दे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं था। अभी आपको बताया कि जो टॉमस मुनरो था रैयतवाड़ी, और लास्ट वाला मुनरो और रैयतवाड़ी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कब लागू किया था? 1820 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगर अस्थायी बंदोबस्त का हम लोग बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था, कब लागू किया गया था? 1793 में। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और महलवाड़ी की बात करें, कब लागू किया गया था? 1822 में। किसने लागू था? मासे महलवाड़ी और मासे मैकेंजे। मासे महलवाड़ी और मासे मैकिंजे, आप इसे याद रखें, पूरा नाम है होल्ड मैकिंजे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो जो रेल लाइन का निर्माण हुआ था, जो 16 अप्रैल जो चला था, जो प्रथम वाला जो रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ चला? मुंबई से थाने। कितने बीच जो डिस्टेंस था दोनों के बीच, जो कितना था? 34 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने। और डलहौजी किसके कार्यकाल में चला था? डलहौजी के कार्यकाल में। जो डलहौजी का जो समय रहता है वो 1848 से लेकर 56 तक। उसके बाद कौन बनता? कैनिंग बनता। उसके बाद कौन बनता है? कैनिंग। जो कैनिंग जो रहता भारत के प्रथम वाइसरॉय रहता है। भारत का आपसे पूछा प्रथम वाइसरॉय किससे बनाया जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को, जो 56 से लेकर 62 तक रहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षा भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मतलब क्या उनको आधुनिक शिक्षा प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। उनको मुख्य उद्देश्य उनका क्या था, मतलब उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे मतलब प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। इसलिए वे क्या करते थे, मतलब मुख्य उनका ए उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के प्रसार का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो कितना देना? जो 10/11 था वो दिया जाता था। वो अपने पास कितना रखते थे? 1/11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो इसमें 11% हो नहीं सकता, 66 भी नहीं होगा, 33 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89%। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1820 में। राज्य रैयतवाड़ी और मुनरो, तो इसका क्या हो जाएगा? मुनरो। किसने लागू किया? मुनरो। कब लागू किया गया? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपसे पूछता है किसने लागू किया? मुनरो। कब लागू किया? 1820 में। आपसे पूछ रहा है किस क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे, तो बताना था कौन कौन शामिल थे। चलिए हम लोग बता देते हैं कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मद्रास प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बम्बई प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पूर्वी बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया असम। ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया कुर्ग। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो इसमें जितने भी दिए गए जो क्षेत्र है सभी में लागू किए गए थे, जो सभी क्षेत्र शामिल थे इसमें व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक पूछ रहे द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मार्टिन वर्ड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया टॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कैप्टन रीड। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया चार्ल्स ग्रांट। तो आपको बताना कि द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है?
तो जो महालबाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 1822 में। किसने लागू किया गया था? मैकेंजे लागू किया था। होल्ड मैकेंजे 1822 में। लेकिन इसे फिर से मतलब क्या करता, पूना जो लागू करता है वो मार्टिन बर्ड लागू करता है। पूना से जो महालबाड़ी व्यवस्था को मार्टिन बर्ड लागू करता है। जो मार्टिन बर्ड लागू किया कब लागू करता है? 1833 में। इसका मतलब पूना मतलब इसको देखरेख में लागू किया जाता है। इसलिए मार्टिन बर्ड को द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थन इंडिया कहा जाता है। ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बर्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो इसमें से दिया गया स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रैयतबाड़ी व्यवस्था, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया महालबाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि समस्त अंग्रेजी भारत सर्वाधिक भूमि पर 51% अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था था, वो कौन था? रैयतबाड़ी व्यवस्था। किसने लागू किया गया था? टॉमस मुनरो। किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो। उसके लास्ट वाला रहा राष्ट्र रैयतबाड़ी और टॉमस मुनरो। किसने लागू किया था? मुनरो, टॉमस मुनरो। शायद हम आपको पीछे टॉमस कौन हेक्टर मुनरो बता दिए थे क्या? वो हेक्टर मुनरो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा टॉमस मुनरो। किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो। रैयतबाड़ी व्यवस्था कब लागू किया था? 1820 में। और महालबाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था माँ से महालबाड़ी से माँ से मैकेंजे कब लागू किया था? 1822 में। और जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो कौन लागू किया था? कर्नवालिस। कब लागू किया था? 1793 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतबाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। आपको बताना व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों प्रस्तुत करना। जो प्रतिवेदन पर सिफारिशों प्रस्तुत, प्रतिवेदन का मतलब है मतलब उसको जो श्रमिकों मौजूद परिस्थितियों को उसको मतलब जांच पड़ताल करके उसको क्या करना, उस पर सिफारिश प्रस्तुत करना, मतलब जांच पड़ताल करके। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। सी में दिया गया भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो पद्धति था ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों को प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन का मतलब उसको जांच पड़ताल करके उस पर क्या करना, सिफारिश प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रश्न था आपका वो था व्हिटली आयोग। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग कब आया था? 1929 का उद्देश्य था। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो आया था 1929 में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। देयता का मतलब जो देने वाला। तो ऑप्शन आपको दिया गया है हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बी में दिया गया अवध कॉमर्शियल बैंक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आपको बताना है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला। तो जो उनके प्रबंध जो में चलने वाला जो भारतीय सिर्फ उसमें थे, जो प्रबंधक जितने भी थे जो थे उसमें चलाने वाले जितने भी प्रबंधक थे वो कौन थे? सिर्फ भारतीय थे। वो जो आपका राइट आंसर होगा अवध कॉमर्शियल बैंक। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? फैजाबाद। जो इसका मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा फैजाबाद। जो फैजाबाद पड़ता है ये आपका यूपी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवध कॉमर्शियल बैंक। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त बताना किस प्रेसिडेंसी मतलब क्षेत्र में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था कौन लागू किया था?
टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो कब लागू किया था? 1820 में। तो ये जो लागू था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था। आपको इल्वर्ट बिल के बारे में बताना है कि इल्वर्ट बिल क्या था। चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं पहले। तो यहाँ लिख रहा है कि वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान, तो जो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था कब से कब तक था? तो जो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था ये 80 से लेकर 84 तक, 1880 से लेकर 84 तक। तो इसमें लिख रहा है कि वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्वर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा कब लाया गया था? 1883 में। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। यह कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था। वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य, मतलब न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कोई भी जो भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्वर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वाइसराय ने इसे वापस ले लिया था। इसे क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। यद्यपि इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर की समाप्त कर देना, अंतर को मतलब समाप्त कर देना का मतलब जो भी उनके बीच जो अंतर था उसको समाप्त कर देना, कहने का मतलब बराबर कर देना। समाप्त कर देने का कहने का मतलब जैसे हम आपके बीच में अंतर समाप्त कर का मतलब बराबर हो गए। तो इसमें लिख रहा मध्य के अंतर की समाप्त करना था। परंतु बिल के संदर्भ में उपजे विवाद ने भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया कि वे ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा न कर सकते हैं। राष्ट्रवादियों भी समक्ष यह स्पष्ट हो चुका था कि जब यूरोपियों के हित दांव पर लगे हो तो सरकार से निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हालांकि यह उन भारतीयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक था जो ब्रिटिश विरोधी सिद्धांतों को दूर करने के साधन तथा मार्ग तलाश रहे थे। आगे लिख रहा है, शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग ने संगठित बैठकों, प्राधिकारियों को ज्ञापन भेजकर और समाचार पत्रों के कॉलम और लेखों के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया। इल्वर्ट बिल विवाद के पश्चात दिसंबर 1783 में प्रथम भारतीय राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1783 में कब किया गया था? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव को भी निंदा की थी। नस्लीय जो भी मतलब भेदभाव की भी निंदा की थी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसमें आगे लिख रहा है, निश्चित तौर पर इल्वर्ट बिल विवाद ने भारत के शिक्षित मध्य वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला और पहली बार मध्य वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत एवं व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। तो यह बिल में यह लिखा था। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न पे चलते कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था। आपको बताना कि उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है,
देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उनमें बैठने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ प्रशासनिक सेवा की इसमें कोई चर्चा नहीं है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की भी कुछ इस बिल में बात नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर हम लोग ए और बी देखते हैं। बी में देसी प्रेस स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाने, ये भी नहीं बात किया गया इस बिल में। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ए बचा, तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है जहां तक अदालतों की दांडी अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय, हाँ ये भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। जो भारतीय तथा यूरोपीय जो थे उनको बीच का जो अंतर का करना था, इस बिल में लिखा था कि भारतीय तथा यूरोपीय के जो बिल के जो बीच में जो अंतर है उनको रोकना, मतलब कम करना, मतलब अंतर को समाप्त करना। तो अंतर समाप्त करने का कहने का मतलब क्या करना, बराबरी पर रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग सूची मिला लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सूची में बड़े सामंतों की आवंटित भूमि। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मालगुजारी के इजारीदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। तो इसमें आपको मिलान करना। तो बड़े सामंतों की जो आवंटित भूमि था वो में कौन था, तो जो बड़े भूमि पर जो था उसमें सबसे ज्यादा कौन था, महालवाड़ी व्यवस्था, जो 95% था। बड़े मतलब अति सामंतों के आवंटित भूमि कौन था, महालवाड़ी प्रणाली। तो आपका हो जाएगा 1 के 3 नंबर। तो आप इसे एलिमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन आप इसे एलिमेंट कर सकते हैं। तो आपका 1 के 3 नंबर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं मालगुजारी के इजारीदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ग्राम स्तर पर किए गए भू राजस्व बंदोबस्ती। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने को उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। तो इजारेदारी अथवा जो ये था ये आपका हो जाएगा बी का 4 नंबर जमींदारी प्रणाली। तो बी का 4 नंबर हो जाएगा। और सी में हो जाएगा किराएदारी पर देने की गिरवी। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया। तो ये इसमें अगर आपको एक भी याद रहेगा तो इसका आंसर आप इसे आसानी से कर ले। देखिए यहाँ में क्या लिखा गया, जो बड़े सामंतों की जो आवंटित भूमि था वो कौन था, महालवाड़ी। तो महालवाड़ी में से किसने लागू किया था, हेल्ड मैकिंजे। कब लागू किया था, 1822 में। इसे पुणे से कब लागू किया गया था, 1833 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 के 3, बी के 4 और सी को 1 और डी का 2 नंबर। तो चलिए हम देख लेते हैं डी का क्या हो जाएगा 2 नंबर। जो डी का होगा ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, आपका 2 नंबर रैयतवाड़ी प्रणाली जो ग्राम स्तर पर किया गया था, रैयतवाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था, आपको बताना है कि इसका कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विदेशी पूंजी की कमी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया प्राकृतिक संसाधनों की कमी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की जी जिसको प्राथमिकता ये था। तो आपको बताना है कि विकास नहीं हुआ, स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। उद्योग कौन सा मतलब जो था जिसके कारण स्वतंत्र, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था जिससे नहीं हुआ। तो आपको पता भारी उद्योग का अभाव, मतलब भारी उद्योग उस समय नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो आपको बताना है कि कौन सा था वस्तु,
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कागज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जूट, और सी में दिया गया चाय, और डी में दिया गया चीनी। तो आपको बताना है कि किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था, किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1813 का। जो भी आपका चार्टर एक्ट है, जो चार्टर एक्ट जो शुरू हुआ था वो आपका 1793, हर 20 साल के बाद ये आता था, हर 20 वर्षों के बाद इसे मतलब आता था चार्टर एक्ट। पहला आया तो 1793, उसके बाद आपका हो गया 1813, फिर 20 साल जोड़िए तो आपका हो जाएगा 1833, उसके बाद फिर 20 साल जोड़िए तो आपका हो जाएगा 1853। तो जितने भी चार्टर एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जितने भी मतलब लिखा गया है वो उसमें चार्टर एक्ट में सभी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी चार्टर एक्ट है उससे आप मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब उसको पढ़ लीजिएगा। तो इस चार्टर एक्ट में आपको बताना है तो किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चाय, ऑप्शन नंबर सी चाय। तो चार्टर एक्ट हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल से इसको पढ़ेंगे, जितने भी चार्टर एक्ट है, जो भी मतलब क्वेश्चन है, जो भी मतलब है, जितने भी चैप्टर, सभी चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जब इसको डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करें, अभी हम लोग MCQ कर रहे हैं, तो इसके बाद हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इसको बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1833 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कुछ के नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया था? किस एक्ट के तहत मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो इसमें से बताना है कि 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का विक्टोरिया की घोषणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो इस वीडियो को आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग फिर मिले एक नए प्रश्नों के साथ, जब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।